हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनरिवीलिंग विजडम। सो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ का। वो पहला वीडियो था और वो वीडियो में काफ़ी व्यूज़ लाइक्स आए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। थैंक यू फॉर दैट। और टुडे वी आर विल बीइंग कवरिंग द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग जंप करने से बेटर है कि हम लोग पहले बेसिक्स थोड़ा जान लेते हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। तो दिस इज अबाउट आवर चैनल, जो कि आपको पता ही है। तो डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर आवर वीडियोस। सो व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आइए देखते हैं जीडीपी के बारे में। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब जीडीपी एक मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब इट इज़ इन फॉर्म ऑफ करेंसी, रुपया आप जो भी कह सकते हैं। इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एंड यूज़र तक पहुंचता है उसका जो वैल्यू होता है उसका सम जीडीपी है। लाइक अगर हम बात करें कपड़े की, तो कपड़ा किससे बनता है? सपोज कॉटन हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कॉटन का जो कॉस्ट है दैट इज़ नॉट कम अंडर जीडीपी, क्योंकि कॉटन से आगे शर्ट बनेगा और शर्ट बाज़ार में बिकेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसकी वो जीडीपी का पार्ट होगा। प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, मतलब जीडीपी के डेफिनेशन में एक दायरा है कि जिस भी कंट्री का आप जीडीपी निकाल रहे हैं उस बाउंड्री में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है वही जीडीपी के अकाउंट में आएगा। लाइक स्टेट का भी हम जीडीपी निकालते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का जीडीपी जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें छत्तीसगढ़ की जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस हुई है उसको हम लोग छत्तीसगढ़ का जीडीपी कहेंगे फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इसका मतलब जीडीपी जो कैलकुलेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर आपको जीडीपी 6 महीने का निकालना है तो उस 6 महीने में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उस पर्टिकुलर बाउंड्री में, तो वो उस 6 महीने का जीडीपी होगा। तो चलो दोस्तों, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गेस करें ये कौन एक्टर, या दिस इज इरफान खान। इरफान खान ने 2015 में एक मूवी बनाई थी जो कि हॉलीवुड मूवी थी डायनासोर। उसमें इरफान खान ने कुछ मनी अर्न किया होगा, उसने कुछ रेमिटेंस अपने फैमिली मेम्बर्स को दिए होंगे, कुछ गिफ्ट्स अपने फैमिली मेम्बर्स को दिए होंगे। तो दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है। इट इज़ नॉट विद इन द कंट्री, तो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, जो कि ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो कि सब्सिडरी है उसकी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोरेशन इंडिया के बाहर किया है और उससे काफ़ी पैसा भी कमाया है। बट विल इट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी? नो, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड उन्होंने अर्न किया है वो जीडीपी में हिस्सा नहीं होंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज जैकलिन। जैकलिन यू नो दैट कि वो श्रीलंका से है और जो भी इंडिया में वो अर्न कर रही है और उसको एक रेमिटेंस अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर वो भेजती हैं तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जैसे कि इरफान खान के केस में हमने बताया कि रेमिटेंस जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, इसी सेम इस केस में भी रेमिटेंस पार्ट नहीं होगा। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। BMW कार आपने सुना ही होगा। BMW एक जर्मन कंपनी है। अगर BMW इंडिया में कार मैन्युफैक्चर करती है तो उसका जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसका जो इनकम होगा या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा और उससे जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसका पूरा का पूरा हिस्सा जीडीपी, इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है। और सपोज अगर वही BMW कार अमेरिका में बनती है तो अमेरिका के वो जीडीपी का पार्ट होगा। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ आया होगा, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं जीडीपी के दूसरे पहलुओं की ओर। नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी।
अभी हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जीडीपी के दो तरह के नाम होते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आइए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल। सपोज कोई एक कंट्री एक्स है जो कि सिर्फ आम प्रोड्यूस करती है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिया है कि एक कोई कंट्री है जो सिर्फ आम प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी सर्विसेज नहीं होती और कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, ओनली वो आम प्रोड्यूस करती है, मैंगो। अगर हम इसका टेबुलेट करें जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए तो 2018-19 में उस कंट्री में 10 क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस होते हैं। एक मैंगो का प्राइस है 10 रुपीज़, तो टोटल जीडीपी विल बी 100 रुपीज़, राइट। 2019-20 में प्रोडक्शन बढ़ जाता है मैंगो का, 15 मैंगो प्रोड्यूस होते हैं एंड रेट ऑल्सो इंक्रीज, रेट हो जाता है 12 रुपये, तो टोटल जीडीपी हो गया हमारा 180 रुपीज़। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे तरीके से 2019-20 के लिए जीडीपी कैलकुलेट करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि क्वांटिटी 15 है, प्रोडक्शन 15 हुआ है 2019-20 में, बट कॉस्ट मैंने लिया है 2018-19 का 10 रुपये ही लिया है, तो अभी आ गया 150 रुपीज़। तो दोस्तों जो 2018-19 में हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी इनटू प्राइस किया मैंने, करेंट क्वांटिटी एंड करेंट प्राइस दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। अगर हम उसी ईयर का प्राइस लेते हैं, उसी ईयर की क्वांटिटी लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। दूसरा हम देखते हैं जो कि हमने लास्ट में कैलकुलेट किया, हम प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है बट प्राइस हम पुराना ही रखते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में क्वांटिटी एंड प्राइस को, तो वो आ जाएगा रियल जीडीपी। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि रियल जीडीपी में हमने प्राइस को चेंज नहीं किया है, प्रोडक्शन हैज इंक्रीज बस प्राइस विल रिमेन सेम व्हाइल कैलकुलेटिंग द रियल जीडीपी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो 2 रुपए के फर्क है वो बेसिकली क्यों हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। तो हम जब भी रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम महंगाई को अकाउंट में लेते हैं, तो हमने 10 रुपये ही कंसिडर किया है, तो हमको एक्चुअल ग्रोथ पता चलेगा। अभी इस केस में देखिए, पहले केस में क्या हो रहा है, 80% ग्रोथ हो रहा है नॉमिनल जीडीपी के केस में, बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक तो क्वांटिटी प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है। वेयर एज सेकंड केस में क्या हो रहा है, 50% ही ग्रोथ हो रहा है, जिसमें हम लोग ने सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज को लिया है, प्राइस को नहीं लिया है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन को हमने काउंट किया है। सो रियल जीडीपी इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी हो गई, उतनी बढ़ गई, 7.5% हमारा टारगेट है जीडीपी ग्रोथ का, तो दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ। हम आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन में डिटेल में समझेंगे। और तो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेशन एट द करंट प्राइस। जिस वित्तीय वर्ष का आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है, नॉमिनल जीडीपी, उस वित्तीय वर्ष में ही जितना प्रोडक्शन हुआ है इनटू प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीडीपी उस करंट प्राइस का मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर। दूसरा है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज जीडीपी कैलकुलेशन एट द कांस्टेंट प्राइस, दैट मीन्स आपका प्राइस पुराना वाला ही रहेगा, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर। आपको दोस्तों समझ आ गया होगा इसमें डिफरेंस। उसमें हम करंट प्राइस लेते हैं नॉमिनल जीडीपी में, वेयर एज इन रियल जीडीपी वी टेक द कांस्टेंट प्राइस। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कौन से साल का प्राइस लेते हैं, क्योंकि हर साल तो चेंज होते जाता है, प्रोडक्शन एंड प्राइस भी चेंज हो जाता है, कौन सा हम स्थिर भाव क्या चीज़ है वो आप जानना चाहेंगे। तो व्हाट इज द कांस्टेंट प्राइस एंड विच ईयर वी कंसिडर फॉर द कांस्टेंट प्राइस? तो दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। तो एज पर आवर इंडियन इकोनॉमी 2011-12 इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर। आइए दोस्तों, हमने जीडीपी पढ़ लिया, नॉमिनल जीडीपी पढ़ लिया, रियल जीडीपी पढ़ लिया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बेस ईयर को हम कंसिडर करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें हम आप आंसर देंगे कि 2011-12 को कंसिडर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है,
तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी कॉल्ड CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे जीडीपी, इंडियन जीडीपी कैलकुलेट करती है। ये भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में एंड इवन ऑल्सो इन स्टेट पीएससी। और थर्ड वन इज द रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्लेशन। जैसे कि हम लोग ने पहले पुराने स्लाइड्स में देखा कि किस तरह इन्फ्लेशन को वो अकाउंट करता है कैलकुलेशन में। सो दैट इज द मेन और रियल जीडीपी विच इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पहले वीडियो में भी आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।